बेटा क्वेश्चन 15 तक अपने हो गए थे। क्वेश्चन 16 की अपन बात कर रहे हैं। pH ऑफ 0.01 m HS माइनस विल बी, तो मतलब HS माइनस दिया है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको और आपको पूछा है कि इसकी pH क्या होगी। तो बेटा इसकी pH के लिए आपको पहले इसको हाइड्रोलिसिस करके देखना पड़ेगा और हाइड्रोलिसिस करने के बाद में अपन इसकी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है। जैसे ये अपन बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। HS माइनस दिया है, इसका हाइड्रोलिसिस किया, ये ब्रेक हो जाएगा आपका H2S प्लस OH माइनस में। समझ में आ गई बात। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है KH, ये आपको पता है, तो उस रिस्पेक्ट में अब अपन इधर बात करेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पे इस OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करना चाह रहा हूँ कि इस OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, उसको बेटा अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा इधर थोड़ी सी यदि अपन बात करें किस तरीके से लिख लेगा, एक बार देखिएगा। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रूट KH इंटू C। बोलो सही बात है क्या? रूट KH इंटू C हो जाएगा। अब KH क्या होगा, ये पहली बात तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, आपको ये पता होना चाहिए। और बेटा जब आपको सर ने या आपने जब भी पढ़ा होगा, तो जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस किया था या इस टाइप के किए थे, तो वहां पे आपको रिलेशन वगैरह बताया था कि किस तरीके का रिलेशन आएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां से बेटा मैं यदि बात करूं इसको आगे सॉल्व करने की, तो इसमें किसको क्या बोल सकते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहां से बेटा मैं बात करूं तो इधर मैं ये बोल सकता हूं KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। तो बेटा इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो KW अपॉन KB इंटू C, ये आपका आ जाएगा OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा। और हमको निकालना क्या है बेटा, हमको बेटा pH की बात की है कि pH कैसे फाइंड आउट करोगे, उस केस में अपन बात कर रहे हैं। बेटा एक तो ये रिलेशन मिल गया अपन को। एक बेटा आप लोगों को पता हो, जब तक अपन को नहीं बोला तो हम 25 डिग्री सेल्सियस पे बोल सकते थे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके इक्वल होती है, KW के। तो यहां से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में क्या बोल सकता हूं, KW अपॉन OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूं बेटा। बेटा KW एज इट इज रहेगा, इधर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू को, तो क्या आएगा एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। वो आ जाएगा रूट KW इंटू C अपॉन KB। सही बात है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो यहां से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, बेटा ये रूट KW इससे जाएगा तो ऊपर रूट KW बच जाएगा। तो मैं बेटा यहाँ पे ये बोल सकता हूँ रूट KW, ये KB ऊपर चला गया अपॉन में C। बोलो बेटा यही आ जाएगा क्या? सही बात है बेटा, रूट KW KB अपॉन C। अब बेटा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो यहां से मैं pH बोल सकता हूं क्या, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से अपन बात करें माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह अपन ने वैल्यू पुट की KW KB अपॉन C, अंडर रूट को बोल सकता हूं 1/2 पावर। बेटा लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m टू दी पावर n, तो बेटा ये जो n है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हमको पता है log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग n कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहां से बेटा मैं बात करूं तो pH इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग, ये आ गया। अब बेटा log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। सही बात है बेटा। यहां से बेटा मैंने बोला इधर ब्रैकेट लगा लिया, log KW प्लस log KB माइनस log C। बोलो बोल सकता हूं नहीं बोल सकता, log A इंटू बी log A प्लस log B अपॉन C log माइनस C आ जाएगा, क्योंकि इंटू में log प्लस हो जाता है और अपॉन में log माइनस आ जाता है। समझ में आ गई बात बेटा। इधर से बेटा मैं यदि आगे बात करूं इसकी, तो हाफ को तो यहीं रहने दो, माइनस log KW को क्या बोल देंगे, PKW, माइनस log KB को क्या बोल देंगे, PKB, माइनस माइनस प्लस log C। बेटा PKW की वैल्यू 14 होती है, अंदर लेके जाऊंगा तो ये 7 प्लस हाफ PKB प्लस हाफ log C आएगा,
तो ये अपना बेटा इसका आंसर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें 7 प्लस हाफ पी के बी प्लस हाफ, बेटा एक सेकेंड, थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर दी क्या अपन ने? बेटा एनायनिक हाइड्रोलिसिस से तो एक के ए होना चाहिए भाई, ये जल्दी जल्दी में गलती कर दी। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक वाले का पार्ट आएगा तो ये के ए आएगा, और के ए आके अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा अपना, तो यहां से ये के ए हो जाएगा और यहां से ये के ए हो जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी की बात कर रहे हैं, तो इसका बेटा अपना ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। आई थिंक इसका ऑप्शन 3 दे रखा है, वो थोड़ा सा करेक्शन कर ले। बेटा इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। किस तरीके से होगा मैंने करके बता दिया आपको। पीछे 2.16 पे टेबल बना रखी है, वहां पे हाइड्रोलिसिस में आप देख भी सकते हो कि जब एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो KH इज इक्वल टू KW/KU होता है। माइनस आ रहा है इसलिए एनायनिक हाइड्रोलिसिस, और H प्लस आता तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। माइनस आ रहा है इसका मतलब बेसिक नेचर है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, और जो वीक होता है उसका पार्ट आता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 था जिसकी अभी अपन ने बात की, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूं। 17 क्या बोलता है एक बार थोड़ा सा देखिएगा। 40 ml of 0.025 m solution of protonated form of amino acid phenylalanine is treated with 10 ml of 0.1 m NaOH. pH at this stage is, pH क्या होगी इस स्टेज पे बात कर रहा है बेटा। यहाँ पे जो एसिड दिया है वो देखिएगा 2H प्लस है, 2H डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए बेटा अपन को इसमें pKa1 और pK2 दिया है। तो बेटा पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। अमीनो एसिड फेनिल एनिलीन, अमीनो एसिड फेनिल एनालिन, बेटा ये कितना दिया है आपको 40 ml 0.025 m, यही दिया है बेटा आपको। साथ में बेटा इसको जो किया है किसके साथ ट्रीट किया है, NaOH के साथ ट्रीट किया है, और NaOH कितना दिया है वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। NaOH दिया है आपको 10 ml 0.1 m। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा फेनिल एनालिन जो एसिड दिया है प्रोटोनेटेड वो इतना है, NaOH इतना है। दोनों के लिए अपन को pKa1 और pKa2 बोला है। कितना कितना बोला है? pKa1 बोला है आपको 1.82 और pKa2 बोला है आपको 9.13, यही बोला है बेटा आपको। क्योंकि जब H2A+ जो दिया है वो एक H+ डोनेट करेगा, पहले के लिए इतना, दूसरा डोनेट करेगा तो इतना आएगा। बेटा यहां से एक चीज आप यदि ध्यान दें तो बेटा 40 ml और ये दिया है तो कितने मिलीमोल होगा इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो देखिएगा बेटा 40 ml इंटू ये करोगे आप तो पहली बात तो ml को लीटर में करना है तो अपॉन 1000 ये करोगे, या ऐसा ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बेटा यहां से आपके पास आ जाएगा, दोनों का कॉमन मोल आएगा। यहां से आप देखोगे दोनों के कितने आ रहे हैं 40 इंटू 0.05 करोगे तो बेटा यहां से यदि अपन सॉल्व कर लेंगे इसको तो 40 इंटू 0.05 करेंगे तो 25 इंटू 40 कितना हो जाएगा आपका 1000, और बेटा 3 जीरो से 3 पॉइंट चले जाएंगे तो यहां से बेटा 1 मिलीमोल आएगा। इसका मतलब क्या है 1 मिलीमोल, सही बात है। और बेटा इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं, 10 ml इंटू 0.1 बोला है तो यहां से भी बेटा मैं बोल सकता हूं 1 मिलीमोल आएगा। बोलो बेटा सही बात है क्या? और बेटा अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि यदि दोनों के मिलीमोल इक्वल होंगे और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, पीएच फाइंड आउट करना है, तो इस केस में बेटा मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकता हूं क्योंकि दोनों के मिलीमोल इक्वल हैं। तो इस केस में बेटा मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूं pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के मिलीमोल इक्वल हैं जो एसिड और बेस के बोला है, ठीक है। और जब एसिड 2 स्टेप में हो रहा हो तो दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, इस केस में बेटा अपना सेम रहेगा।
ओके, तो बेटा यहां से यदि अपन बात करें इसका कितना आ रहा है, तो बेटा यहां से अपन देख लेते हैं। पी के A1 अपन को दिया है 1.82, ये आ गया आपके पास 9.13 अपॉन में 2 आ गया बेटा 2। यहां से बेटा इसको थोड़ा सा यदि अपन सॉल्व आउट करें तो कितना आता है, 2 और 3 5 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 1 और 9 10 हो गया। यह आएगा बेटा आपका आ जाएगा 10.95 अपॉन 2, इसको सॉल्व किया तो 5.47। तो बेटा यहां से आपके पास क्वेश्चन 17 में जो पीएच का वैल्यू आना चाहिए 5.47, 5.48 के अराउंड आप इसको मान सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 था स्टेज 3 का, जिसकी अभी अपन ने बेटा बात की है। इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोलता है एक बार थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन 18 बोलता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट A3B2। किस सॉल्ट की बात कर रहा है बेटा? ये यहां से आपके पास A3B2 के लिए बात कर रहा है। A3B2 के लिए हमको सॉल्युबिलिटी दी है x ग्राम पर लीटर। बेटा सॉल्युबिलिटी जो दी है वो ग्राम पर लीटर में दी है, और आपको पता है सॉल्युबिलिटी आपकी हमेशा मोलरिटी में होनी चाहिए। और यहाँ पे A3B2 का मोलर मास दिया है m। बेटा मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी दी है हमको वो थोड़ा समझे। यहाँ पे हमको बोला है इसकी सॉल्युबिलिटी है x ग्राम पर लीटर, और हमें इसे यदि किस में चेंज करना है, मोल पर लीटर में, तो इसका मोलर मास m दिया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, x अपॉन m मोल पर लीटर। क्योंकि बेटा मैंने क्या किया है, मैंने जो इसका ग्राम पर लीटर था इसमें बेटा मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड लगा दिया, तो ये मोल बन गया, कि मोल ग्राम पर मॉलिक्यूलर मास होता है। तो बेटा A3B2 का मेरे को ये पता लग गया कि सॉल्युबिलिटी क्या आएगी। तब इसने पूछा है द रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B-3 टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट इज। तो बेटा इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से सॉल्व हो रहा है बेटा। लेकिन मैं यहाँ पे यदि बोलूँ तो इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखूँ तो क्या आएगा, 3A + 2 + 2B - 3। यही आएगा बेटा, 3A + 2 + 2B - 3 आएगा। अपन को यहाँ से x/m दे दिया है, तो बेटा अपन ये वही बोलेंगे S00 S - S अल्फा S अल्फा S अल्फा। इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा नहीं बताता है तो हम α1 मान लेते हैं, इसमें कोई डाउट करने की बात है ही नहीं। तो बेटा यहाँ से मैं यदि बोलूँ तो बेटा A के लिए कितनी हो जाएगी, S की जगह आज अपन क्या मान रहे हैं बेटा, ये S मान लिया, S की जगह अपन ने मान लिया दिस वन, x/m। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, देखिएगा S00 S - S अल्फा S अल्फा, 3S अल्फा आएगा क्योंकि कोफिशिएंट 3, 2S अल्फा आएगा क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा नहीं बताया तो 1 मान लो, तो इनका KSP आ जाएगा आपके पास A + 2 की पावर 3 B - 3 की पावर 2। सही बात है बेटा। तो यहाँ से बेटा यदि मेरे को चाहिए कि आप थोड़ा सा ये देख लो, अपन को किसका कोफिशिएंट चाहिए वो देख लेते हैं। तो हमको बेटा B - 3 की कॉन्सेंट्रेशन और KSP का प्रोडक्ट चाहिए, तो पहले KSP निकाल तो ले, देखे क्या मिलता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अपन को बोल रहा क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B - 3 टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, ये पूछा है अपन से। तो बेटा यहाँ से यदि अपन बात करें तो B - 3 हमको पूछा है, B - 3 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KSP, ये पूछा है अपन को। सही बात है बेटा। तो बेटा इसके लिए यदि अपन थोड़ा सा सॉल्व करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिए। यहाँ से बेटा B - 3 को तो यहाँ ऊपर रहने दो, KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा, A + 2 का क्यूब B - 3 का स्क्वायर, यही आएगा बेटा KSP की वैल्यू। ये हमसे पूछा है बेटा, इससे ये चला जाएगा। तो बेटा अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूं तो बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, A + 2 की पावर क्यूब। तो बेटा यहाँ पे A + 2 कितना है, 3S अल्फा। इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा नहीं देता है तो 1 मान लेते हैं। तो बेटा मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 3S हो गया आपका। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 3S का क्यूब, B - 3 की क्या आएगा 2S, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस यही आएगा, कोई पावर वगैरह नहीं है। डन बेटा। तो यहाँ से बेटा मैंने यदि इसको सॉल्व किया तो बेटा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
और 27 इंटू 2 54s4। s की वैल्यू क्या है वो मैं बात कर चुका हूं, x/m, तो वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू बेटा जैसे ही आपने पुट की तो b-3 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KSP जो आएगा आपके पास वो 1/54, s की जगह आपने पुट किया x/m की पावर 4, तो बेटा यह ऊपर तो आ गया m4, इधर आ गया 54x4। ये होना चाहिए बेटा आपका। तो बेटा एक बार अपन देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसका अपने पास 18th का आंसर आ रहा है m4/54x4। तो बेटा 18 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। एक बार देखो देखिए थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या। बेटा कैलकुलेशन वगैरह एक बार देख लेना, सही किए ना। बिल्कुल बेटा। तो बेटा अपने पास 18th का आ गया स्टेज 3 में, 18th का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है m4/54x4। समझ में आ गई बात बेटा। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है, फॉर द इक्विलिब्रियम एट 298 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, NH4OH चेंज इनटू NH4 प्लस प्लस OH माइनस। बेटा हमको बोला है NH4OH चेंज हो रहा है आपका NH4 प्लस प्लस OH माइनस में। यहां पे बेटा आपको डेल्टा H दिया है, डेल्टा H नॉट 4.4 किलो जूल पर मोल। यहां पे डेल्टा S नॉट भी दिया है आपको -76.53 इंटू 10⁻³ किलो जूल केल्विन पर मोल। ध्यान रखना यहाँ पे भी ये किलो में दे रखा है। दस pKb ऑफ NH4OH, pKb बेटा आपसे NH4OH का पूछा है, T यहाँ पे 298 केल्विन दिया है और आपसे पूछा क्या है, pKb पूछा है NH4OH का। राइट बेटा। तो बेटा यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लगा सकता हूँ, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। ये गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के लिए रिलेशन होता है। और जब अपन इक्विलिब्रियम के केस में बात करें तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू होती है -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। ये बिकॉज वीक बेस है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा Kb होगा, तो आज यहाँ पे आ गया लॉग Kb। बोल सकता हूँ बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा डेल्टा G नॉट इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो इनको आपस में इक्वल कर लो। तो मैंने यहाँ से फाइनल क्या बोल दिया, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग Kb। बोल सकता हूँ बेटा। बेटा डेल्टा H नॉट की वैल्यू बोलिए 4.4 किलो जूल, तो 4.4 इंटू 10⁻³ माइनस टेम्परेचर 298 दिया है। डेल्टा S नॉट बेटा ये भी किलो के लिए बात कर रहा है, तो बेटा जैसे ही ये किलो करोगे तो ये इससे हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर अंदर जाके प्लस 76.53। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू -2.303 R। बेटा बिकॉज यहाँ पे अपन को जो बात कर रहा है वो जूल से रिलेटेड बात कर रहा है, तो जूल से रिलेटेड बात कर रहा है तो बेटा इसे मान लीजिए 8.314। अगेन टेम्परेचर आया, टेम्परेचर हो जाएगा 298, अगेन ये लॉग Kb आ जाएगा, आ जाएगा बेटा। तो बेटा इन सब को मैं यहाँ पे डिवाइड लगा रहा हूँ, इसमें ऐड करके फिर डिवाइड लगाऊं, तो बेटा क्या आएगा, इसको बेटा मैं बोल सकता हूँ 4400 प्लस 298 इंटू दिस वन, 298 इंटू दिस वन अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। बेटा ये जो माइनस है ये इस लॉग Kb के साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग Kb। बेटा याद रखिएगा माइनस लॉग Kb को क्या बोला जाता है, pKb बोला जाता है। तो बेटा इसको पूरे को जैसे ही आप काटा पीटी करके सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास pKb आएगा 4.7776 के अराउंड। तो बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। माइनस का ध्यान रखें बेटा, ये माइनस इसलिए मैं इधर नहीं लेके गया हूं क्योंकि माइनस लॉग Kb को अपन क्या बोल देंगे, pKb बोल देंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन बेटा इसने थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे
इंक्लूड कर लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम को इंक्लूड कर लिया, आयोनिक इक्विलिब्रियम को इंक्लूड कर लिया। थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये इक्वेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वेशन और आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वेशन। इसलिए बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं। कैसे सॉल्व करना था वो सारा तरीका मैंने आपको बताया। यहाँ पे किलो से ये 10⁻³ जाएगा। इन चीजों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट्स के अकॉर्डिंग यदि आपने गलती की तो बेटा फिर आपका आंसर नहीं बैठेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 की। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 20, देखिएगा। S3PO4 plus H2O change into H2PO4 minus plus H2O plus, सॉरी H3O plus, इसके लिए pKa1x है। H2PO4 minus plus H2O change into HPO4 minus 2 plus H3O plus pKa2y है। फिर HPO4 minus 2 plus H2O change into PO4 minus 3 plus H3O plus है, इसके लिए pKa3z है। तो बेटा अपन से ये पूछ क्या रहा है थोड़ा सा बेटा आप यदि इसको ध्यान दो तो इसने अपन से पूछा है 10 pH of 0.1 m K2HPO4। बेटा इस क्वेश्चन को मैं करूं इससे पहले क्वेश्चन तो सिंपल सा हो जाएगा। इसमें एक चीज याद रखें, आपको दिया S3PO4, S3PO3, S3PO2, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा इसमें 3 H है, लेकिन ये तीनों H नहीं शो कर सकता, तीनों H डोनेट नहीं कर सकता। इसलिए अपन जब इसकी बेटा बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेटा इधर अपन बेसिसिटी बोलते हैं 3, इधर अपन बेसिसिटी बोलते हैं 2 और इधर अपन बेसिसिटी बोलते हैं 1। समझ में आ गई बात। S3PO4 तीनों H डोनेट कर सकता है, S3PO3 केवल 2 H डोनेट कर सकता है और S3PO2 केवल 1 H डोनेट कर सकता है। ये आपको बेटा थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा। तो अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 20 में जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें अपन बाद में बात करेंगे। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है pH पूछी है 0.1 m K2HPO4, 0.1 m K2HPO4 के लिए pH हमसे पूछी है। बेटा K2HPO4 HPO4 की बात कर रहे हैं अपन, मतलब बेटा यहां से चालू तो हुए हैं, S3PO4 ने 2 H डोनेट कर दिए, उस केस में बात कर रहा है। तो बेटा अपन को जो 3 इक्वेशन दे रखा है हम उनसे हमारी डिजायर्ड इक्वेशन बनाएंगे। तो K2 रहने दो, हम बनाएंगे HPO4-2। तो मुझे HPO4-2 बनाना है, वो किस तरीके से आएगा उसके लिए बेटा अपन यहाँ पे बात करेंगे। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा ये देखिएगा आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन से बन रहा है HPO4-2। सेकंड में भी HPO4-2 आ रहा है, थर्ड में भी HPO4-2 आ रहा है। क्यों आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। जब बेटा एक H दे चुका होगा तो H2PO4- आएगा और एक और H दे देगा तो HPO4-2 आएगा। तो बेटा यहां से यदि अपन सिंपली इसको बात करें कि किस तरीके से हो रहा है, तो बेटा मैं यहाँ पे सिंपल बोल सकता हूँ कि सेकंड और थर्ड वाली को ऐड करके, क्योंकि pK दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर देंगे, तो बेटा यहाँ से pKa2 प्लस pKa3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू है y प्लस जेड अपॉन 2। तो बेटा मैंने यहाँ पे pH के लिए फॉर्मूला क्या बता दिया, pKa2 प्लस pKa3 अपॉन 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बेटा pH का फॉर्मूला y प्लस जेड अपॉन 2। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन 20 के लिए जो अपन ने बात की थी, तो क्वेश्चन 20 का यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। डन बेटा, चलो आगे। क्वेश्चन 20 के बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूं। 21 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaF2 इज दिस वन। CaF2 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा अपन को दे दिया है, CaF2 की बात कर रहा है बेटा। CaF2 आपका Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया है और इसके लिए बेटा जो KsP की बात करेंगे वो KsP आ जाएगा आपके पास 4s3। ये इसका KsP होता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमने CaF2 के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को देख के बोल दी है। बेटा यहाँ पे बोला है व्हाट मास ऑफ CaF2 विल डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमें बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बोला है, मास की बात कर रहा है, 500 ml वाटर दिया है। तो बेटा KsP इज इक्वल टू 4s³ होगा। ये किसके इक्वल दिया है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे KsP की वैल्यू दी है 1.08 × 10⁻⁻10।
डन बेटा। 1.08 इंटू 10⁻⁻10 ये आपको दिया है। यहां से बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि यदि मैं s निकालूं तो क्या आएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻10। तो पहले तो अपन ने यहां से s³ अपॉन 4 किया, तो बेटा यहां से s³ कितना आएगा बेटा, इसको कैंसिल आउट किया तो बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.27 इंटू 10⁻⁻10, या मैं बेटा इसको बोलूं 27 इंटू 10⁻⁻12 और s इसका क्यूब रूट लूँ तो 3 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज द सॉल्युबिलिटी आ गई, दैट इज इन मोल पर लीटर। यही होती है मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी। आपको पूछा है इसका मास, तो बेटा मैंने बोला मोल पर लीटर जो आ रहा है उसके लिए बात कर रहा हूं, उससे इक्वल करता जाऊंगा जिससे बेटा चीजें सारी कैलकुलेट होके आ जाए क्या है। तो मोल पर लीटर इतना है, तो बेटा मोल के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस तरीके से बोल सकता हूँ। इसके इक्वल इसको कर रहा हूँ, ये जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है एक टाइप की मोलरिटी, तो मोल पर लीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4। यहां से मोल की बात करूं तो मोल क्या आएगा ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट मुझे निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो बेटा CaF2 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इधर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं बेटा 40, तो इसका फ्लोरीन का 19 लेते हैं और आपको देखो ब्रैकेट में दिया भी है 19 इंटू 2 38 हो गया, तो बेटा यहां से 78 आ गया, सही बात है। तो बेटा 78 इसका मोलिकुलर मास आ गया। वॉल्यूम आपको बेटा दिया है 500 ml सॉल्यूशन, तो 500 ml लीटर में किया तो अपॉन 1000 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया तो बेटा ये 2 टाइम्स गया, तो बेटा ये 2 टाइम्स गया तो यहाँ से ग्राम वेट अपन निकालें बेटा कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, ये 1/2 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और ये वहाँ जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 78/2 यही आएगा क्या बेटा, डन। यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास 39, और यहाँ से ग्राम वेट यदि चेक करो तो बेटा देखिएगा, देखें तो बेटा 117 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम आना चाहिए। तो बेटा या तो ये बोलो या बेटा बोल दो 1.17 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम, दोनों बोल सकते हो बेटा जैसा आपको ठीक लगे। तो बेटा इसका क्वेश्चन 21 का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किस तरीके से क्वेश्चन हुआ वो मैंने आपको बताया, सिंपल कैलकुलेशन वाली बात थी। एक आपको ये पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी एक टाइप की मोलरिटी होती है और जिसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है, तो मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट होगा वो मैंने आपको बेटा कैलकुलेट करके बताया है। इज इट ओके? चलूं बेटा आगे। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 आया था। आगे बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 22 बोल रहा है आपको द सॉल्युबिलिटी, सॉरी क्वेश्चन 22, 100 ml of 0.01 m CS3COOH is titrated with 0.01 m KOH। तो बेटा पहले तो यहाँ पे आप देखो कि जो आपको दिया है वो दोनों वीक एसिड वीक बेस के रिस्पेक्ट में बात की है। आपको बोला है नहीं सॉरी CS3COOH प्लस KOH, बेटा ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की बात की है, थोड़ा सा ध्यान दें बेटा। यहाँ पे बोला 100 ml 0.01 m, 100 ml 0.01 m ये बोला है। यहाँ पे बोला है KOH के लिए 0.01 ml हमको नहीं बताया। और बेटा इसलिए बोला है मैच द pH ऑफ सोल्यूशन मिक्सचर इन गिवन कॉलम 2 विद द स्टेजेस ऑफ एडिशन ऑफ KOH गिवन इन कॉलम 1। pKa हमको इसका बता दिया है, कितना बता दिया है pKa, CS3COOH के लिए हमें pKa बोला है बेटा, pKa आपको बता दिया है 4.74। अब बेटा आपको अलग अलग कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में बेटा ये VML जो है इसके लिए बात की है, KOH का जो V डैश है V डैश मान लो, और यहाँ पे बेटा pH की बात की है कि कितना कितना लेंगे तो pH क्या क्या आएगी।
बेटा इसने बोला 25 ml लोगे तो पीएच आपको ABCD बोल रहा है, देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डन। और यहाँ पे हमको बोल रहा है PQRS। तो यहाँ से बात करें बेटा तो यह आएगी आपके पास 8.22, यह आएगी 4.26, यह आएगी 4.76, यह आएगी 5.22। 25 ml, 50 ml, 75 ml और बेटा 100 ml, यही दे रखी है बेटा। तो बेटा पहली बात तो अब अपन को इसमें वॉल्यूम ऐड कर करके देखना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग कितना बन रहा है, और ये बफर बनता चला जाएगा। तो एक बार अपन देख लेते हैं क्या क्या केस बनेंगे। बेटा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और उससे अपना सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम अपन क्या लें, यहाँ पे मोल देखें तो बेटा ये 1 मिलीमोल है, सही बात है। कितना मिलीमोल है बेटा ये आपका बेटा अभी तक जो आ रहा है वो 1 मिलीमोल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। अब बेटा मैंने मान लीजिए यहां से कितना ml इसका लूं, उससे मोल निकालूंगा और फिर अपन फॉर्मूला लगा लेंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। न्यूट्रल जो हो जाएगा वो सॉल्ट के लिए बात करेंगे और जो एसिड का रिमेनिंग रह जाएगा उसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा अपन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। बेटा 0.01 m है, ठीक है, और अपन को यदि 0.01 m के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने 50 ml ले लिया, समझना, सपोज ये मैंने 50 ml ले लिया, तो बेटा सपोज यदि मैं यहाँ पे 50 ml ले लेता हूँ, समझते जाना केस की बात, तो कितने मिलीमोल हो जाएंगे 50 ml के हिसाब से। तो बेटा 100 के हिसाब से 1 होते तो 0.5 मिलीमोल होंगे, बोलो सही बात है क्या। अब बेटा ये जब बफर बनाएगा इज इक्वल टू चेंज इनटू सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, तो 1 मिलीमोल इसका 0.5 मिलीमोल, इधर 0 है, रिएक्शन क्या होगा 0.5 से 0.5 न्यूट्रल हो जाएगा, तो बेस आपका खत्म हो चुका है, लेकिन 0.5 सॉल्ट बन गया और एसिड का भी 0.5 रिमेनिंग रह गया, सही बात है। तो एसिड का 0.5 रिमेनिंग रह गया, सॉल्ट 0.5 बनाता, दोनों कैंसिल हुआ, log 1 आया, log 1 आपका 0 हो गया, तो pH किसके इक्वल आ जाएगी, pKa के इक्वल आ जाएगी। ये मैं किस केस की बात कर रहा हूं, जब मैंने सेकंड केस लिया मैंने 50 ml की बात की, समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां से मैंने बोला pH इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग 0.5 मिलीमोल न्यूट्रल होंगे और 0.5 एसिड के रिमेनिंग रह जाएंगे। आपको पता होना चाहिए बफर में रिमेनिंग की बात की जाती है, तो ये पूरा कैंसिल होगा और आपको पता है log 1 जो होता है आपका वो 0 होता है, तो यहाँ से pH आपके पास आएगा 4.74, समझ में आ गई बात। pH कितना आ जाएगा 4.74, 74 बोलो 75 76 इतना अराउंड पास में चलता है। सेकंड का बेटा आपके पास में आ जाएगा R वाला करेक्ट होगा, डन बेटा। सेकंड का आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, R वाला करेक्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले की बात कर लो, फर्स्ट वाले में 25 ml लेते हैं बेटा अपन, तो देख लेते हैं क्या होगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इसकी बात कर रहे हैं, डन। pKa दिया है 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट कितना बनेगा बेटा 25 ml ले अपन, तो 25 इंटू 0.01 अपन को करना है, 0.25 होगा, तो 1 मिलीमोल में से 0.25 न्यूट्रल हुआ, तो न्यूट्रल तो कितना हो जाएगा अपने पास 0.25, 1 में से 0.25 न्यूट्रल रहा तो बच गया कितना 0.75। बेटा यहाँ से ये सॉल्व करो 1/3 ऊपर जाएगा, तो pH इज इक्वल टू 4.74 log 1/3 को बेटा log 3 की पावर -1 बोल सकता हूँ, तो -1 आगे आ जाएगा, log 3 होगा 0.47 माइनस कर दो। तो बेटा इसमें से जैसे अपन ने माइनस किया 0.74 में से 47 माइनस हुआ, तो बेटा कितना बच जाएगा देख लीजिएगा एक बार। तो बेटा अराउंड आपके पास ये 4.26 के अराउंड बच रहा है क्या, एक बार देख लो कैलकुलेशन वगैरह करके। तो बेटा 4.26 4.27 के अराउंड अपन मान लेते हैं ये बचेगा, इतना ही बचेगा क्या, हाँ 4.26 के अराउंड बचेगा। तो बेटा इसका ये आ गया, तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा। आप एक एक वी लेते जाओगे, एक तरीके से ये 4 जो पार्ट दिए हैं तो 4 वॉल्यूम अलग अलग लोगे तो बफर के 4 क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ये क्या होता चला जाएगा, बफर के 4 क्वेश्चन। यदि
वीक लास्ट में रिमेनिंग रहता है तो बफर बनेगा, और वीक रिमेनिंग नहीं रह रहा है तो बेटा फिर अपन बोल देंगे फिर बफर नहीं बनेगा। इस चीज का बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बेटा इनके चारों केसेस के लिए अलग अलग वॉल्यूम रख के क्वेश्चन को सॉल्व करते चलोगे, और जो वैल्यूज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग बात करोगे। वैसे ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट का क्यू और सेकंड का आर कहां कहां पे मिल रहा है। फर्स्ट का क्यू और सेकंड का आर, बेटा आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन, आपको ऑप्शन 4 यहां से मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात, आपको पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, एक तो आप एग्जाम में चारों ऑप्शन पूरे सॉल्व कर रहे हैं बिना ऑप्शंस को देखे, तो बेटा इसकी बजाय आप एक बार पहले देख लो कि क्या पता आपने फर्स्ट का क्यू जो दिया था वो फर्स्ट का क्यू बेटा केवल आपके पास ऑप्शन 4 में है, तो आपको बाकी के चेक करने ही नहीं पड़ेंगे। तो बेटा थोड़ा सा इसमें आपको ऑप्शंस को थोड़ा सा लॉजिकल देखना पड़ेगा, स्मार्ट वे से देखना पड़ेगा, जिससे आपका बिना पूरा क्वेश्चन करे डायरेक्टली भी आंसर आ सकता है। इज इट ओके? तो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का थीम क्या था, केवल बस आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, 4 अलग अलग केस देखे, लेकिन आपको ये पता लग गया कि वीक वाला पार्ट लास्ट में रिमेनिंग रह रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये बफर फॉर्मेशन करेगा, ये आपको बेटा इसमें पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे, तो आगे देख लेते हैं, देखिए आगे और क्या बोलता है ये। तो क्वेश्चन 22 अपना हो गया है, इसका ऑप्शन 4, बाकी के करवाने की जरूरत थोड़ी है, बाकी के आप अंडरस्टूड हो ना। ऐसे ही आप मान लीजिए 75 ml लोगे तो 0.75 मिलीमोल आएगा, तो 0.75 तो न्यूट्रल हो जाएगा और 0.25 बच जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लोगे। तो 0.47 इसमें ऐड हो जाएगा, और इसमें जैसे 0.47 ऐड करोगे तो ये बेटा अराउंड 8.22 पे पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात? फिर 100 ml ले लोगे तो 100 ml और ये करोगे तो 1 मिलीमोल आ गया, और यहाँ भी बेटा 1 मिलीमोल है, तो बेटा ये बफर फॉर्म नहीं करेगा। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस में पीएच बताई थी, और वो क्या बताई थी, 7 + ½ pKa + ½ लॉक्सी। तो 7 + ½ pKa दे रखा है आपको, ठीक है, प्लस ½ लॉक्सी। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्ट की बनेगी वो आपको पता होनी चाहिए, 1 मिलीमोल बन रही है। वॉल्यूम बेटा दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऐड होती है तो वॉल्यूम अपॉन में चला जाता है, तो बेटा 200 से डिवाइड कर दोगे, वो सॉल्व कर लोगे। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको इसके 4 जितने भी ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बेटा एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं और आगे की बात कर रहा हूं, ठीक है। बेटा ये याद रखना, इसमें 4th केस में बफर नहीं बनेगा। 100 ml ले लोगे तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बनेगा। वहां पे आपको देखो क्या फॉर्मूला होता है, 7 + ½ pKa + ½ लॉक्सी। pKa दे रखा है, लॉक्सी सी निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 1 मिलीमोल। 1 मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम 200 ml लोगे, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाएगा, 100 इसका और 100 इसका। ये याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए थे। चलो बेटा आगे इसको एक बार रफ कर दो, तो एक बार इसको रफ कर देते हैं, आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा अपन। आगे बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की। क्वेश्चन 23 क्या बोलता है देखिएगा, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टाइट्रेशन कर्व फॉर ए डाइप्रोटिक एसिड। याद रखिएगा डाइप्रोटिक एसिड की बात की है, डाइप्रोटिक मतलब जो 2H+ डोनेट कर सकता है, यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के केस की बात कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। बेटा अपन को ग्राफ क्या दिया है, एक बार ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ की बात कर लेता हूं। ग्राफ में बेटा y एक्सिस पे आपको pH दे रखा है, y एक्सिस में आपको pH दे रखा है,
और एक्स एक्सिस में आपको बेटा वॉल्यूम ऑफ NaOH का दे रखा है जो ऐड किया है। ठीक है बेटा। यहां से बेटा यदि अपन बात करें ये है बेटा, ये पॉइंट आपका E हो गया, ये पॉइंट आपका D हो गया, ये पॉइंट आपका C हो गया, बेटा ये पॉइंट आपका B हो गया, और बेटा ये पॉइंट आपका जो दिया है ये पॉइंट आपका A हो गया। एक बार ग्राफ देख लो, ग्राफ सही है क्या? A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट। ठीक है। डाइप्रोटिक एसिड की बात की है, ये याद रखना। डाइप्रोटिक एसिड मतलब ये बेटा 2H+ डोनेट कर सकता है। ठीक है बेटा, डाइप्रोटिक एसिड की बात कर रहा है बेटा। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी बात कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द वॉल्यूम A रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम फॉर फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट। ए फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट को डिनोट कर रहा है। नहीं बेटा, ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ तो खत्म ही हो गया है, तो ये फर्स्ट इक्वलेंस पॉइंट थोड़ी आएगा, गलत बात है। डाइप्रोटिक है तो 2 बार H+ डोनेट करेगा, समझ में आता है। एक बार फर्स्ट आएगा, एक बार सेकंड, लेकिन डायरेक्ट फर्स्ट यहाँ पे नहीं आएगा। इससे पहले जहां भी बेटा एक ग्राफ शार्प हो रहा है, जहां भी पॉइंट चेंज कर रहा है ये, वहां से अपन इक्वलेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। तो बेटा ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन अपना। सेकंड बोल रहा है द PHB रिप्रेजेंट्स द एंड पॉइंट एट pH इज इक्वल टू 7। बी एंड पॉइंट को शो कर रही नहीं कर रही बेटा, उसके बाद भी ग्राफ फ्लो कर रहा है। C द वॉल्यूम C रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डाइप्रोटिक एसिड। बेटा C पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैसे हो जाएगा, आगे भी तो बचा हुआ है, यहाँ पे तो pH शो ही नहीं किए, pH तो यहाँ पे शो कर रहा है। बेटा PHD रिप्रेजेंट्स द हाफ न्यूट्रलाइजेशन pH दैट मे बी यूज्ड टू एस्टिमेट K1। बिल्कुल सही बात है बेटा। यहाँ पे एक तरीके से अपने पास 2 बार pH बताई है, एक तो इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो बेटा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यदि हाफ है तो यहाँ पे मे बी फुल हो सकती है। तो डाइप्रोटिक एसिड है तो यहाँ पे pKa1 के रिस्पेक्ट में बात करेगा, यहाँ पे pKa2 के बात करेगा, pKa2 के रिस्पेक्ट में बात करेगा, क्योंकि डाइप्रोटिक है तो 2 स्टेप में बात करेगा। तो यहाँ पे बेटा आपका 23 क्वेश्चन का ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए कि PHD रिप्रेजेंट द हाफ न्यूट्रलाइजेशन pH दैट मे बी यूज्ड टू एस्टिमेट K1। जो फर्स्ट डाइप्रोटिक एसिड में जो फर्स्ट H+ आएगा उसके लिए जो D है वो फर्स्ट H+ डोनेट करने के बाद में pH की बात करेगा। ओके बेटा। इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेता हूं। 24 क्या बोलता है एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। इफ 75 ml ऑफ 0.0004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaF आर एडेड टू 75 ml ऑफ 0.00002 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CaNO3 का ट्वाइस विल प्रेसिपिटेट अकर्स। तो बेटा एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है। हमको यहाँ पे बात की है KSP की, KSP हमको दिया है और KIP के रिस्पेक्ट में हमसे बात कर रहा है और हमसे पूछा है प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा। वैसे तो बेटा एक चीज आप यदि ध्यान दें तो आपको बेटा KIP निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको चारों ऑप्शंस में KIP अलग से दे दिया है। उनकी वैल्यूज को बेटा एक बार अपन लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा आप लोगों के लिए काम इजी हो जाए कि ये किस तरीके से हमको पूछ रहा है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे यदि मैं KIP और KSP लिख लूं, बेटा यदि मान लीजिए KIP और KSP तो देता ही है, KIP हमको नहीं देता तो हमको ऊपर जो वैल्यूज दे रखी है वहां से KIP निकालना पड़ता। CaF2 का KIP क्या होता, Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू F- की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन तो हो जाती 75 ml इंटू 0.00002 जो दे रखा है, और F- की कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखा है 75 ml इंटू 0.0004 यहां से निकालते हो और इसका बेटा आप 2 टाइम्स करते। क्यों? क्योंकि F स्क्वायर की बात कर रहा है तो बेटा स्क्वायर करते हैं अपन इसका। समझ में आ गई क्या बात बेटा?
तो बेटा KIP और KSP की वैल्यू क्या दे रहा है एक बार देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻11, ये दिया है 4 इंटू 10⁻⁻12, ये दिया है 4 इंटू 10⁻⁻4, ये दिया है 8 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ पे KSP की वैल्यू दे रखी है हमको 4 इंटू 10⁻⁻11, 4 इंटू 10⁻⁻11, 4 इंटू 10⁻⁻11, 4 इंटू 10⁻⁻11। बेटा हमको पूछा है कि ये प्रेसिपिटेट होगा नहीं होगा, उसको आपको चेक करना है। आपको साइन ऐसे दे दिए हैं, तो बेटा अपन को साइन से मतलब नहीं है, अपन को तो अपने अकॉर्डिंग साइन बनाने हैं। कि प्रेसिपिटेट के लिए मैं बोल सकता हूं जहां पे सॉरी जहां पे बेटा KIP ज्यादा आएगा KSP से, वहां पे प्रेसिपिटेशन होता है, मुझे पता है। तो मैं ये बोल सकता हूं KIP ज्यादा है KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगा, वरना प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। बोलो बेटा सही बात है क्या? वही तीन केस, KIP और KSP इक्वल हैं तो अपन बोलेंगे सैचुरेशन में है। KIP और KSP में यदि KIP ग्रेटर है KSP से तो हम बोलेंगे हाइपर सैचुरेटेड है या प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो चुका है। थर्ड केस KIP लेस देन है KSP से, मतलब KSP बड़ा आ रहा है तो अपन बोल देंगे कि अनसैचुरेटेड है, ये और डिसॉल्व किया जा सकता है। इस रिस्पेक्ट में बेटा अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मुझे देखो, ये 10⁻⁻11 है, ये 10⁻⁻11 है, ऑर्डर तो सेम है बट यहाँ पे 1.6 यहाँ पे 4, तो ये बड़ा है। तो बेटा यहाँ पे तो प्रेसिपिटेशन की बात करें तो ये देख लेते हैं अपन, ये PPT है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा क्या? यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है। ये -12, ये -11, यहाँ पे भी बेटा प्रेसिपिटेशन आपका नहीं होगा। बेटा ये -4, ये -4 दोनों इक्वल है और 4 4 ये भी इक्वल है, तो बेटा ये प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होगा कि ये बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? बेटा यहाँ पे अपन बात करें, ये 10⁻⁻8 है, ये 10⁻⁻11, ये बड़ा है, तो बेटा ये केस है जहां पे अपन बोल सकते हैं क्या कि प्रेसिपिटेशन होगा, यहां पे प्रेसिपिटेशन आपका होगा। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है, तो क्वेश्चन 24 के लिए एक बार बेटा देख लेते हैं किस अकॉर्डिंगली आपको बात कर रहा है। बेटा प्रेसिपिटेशन तो यहां होगा, लेकिन ये साइन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि इसके अकॉर्डिंग कौन से साइन सही हैं, उसकी बात कर रहा है। बेटा थोड़ा सा देखो इधर पूछ गड़बड़ रहा है भाई, गलत तरीके से पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा ये बेटा पूछने में मिस्टेक कर रहा है। प्रेसिपिटेशन तो यहाँ होगा, एक तो ये क्लियर हो गया। अब बेटा अपन को ये पता लगा फोर्थ में प्रेसिपिटेशन होगा, लेकिन बेटा इसने रिलेशन दिया और पूछा है कहाँ पे रिलेशन सही है, ये बताना है आपको। बेटा आपको प्रेसिपिटेशन के लिए क्वेश्चन नहीं है, आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन कहाँ पे सही है। तो एक बार इसको हटाओ, ये हटाते हैं। समझना आपको बेटा, सिंपल क्वेश्चन की थीम समझो, केवल ये रिलेशन के लिए पूछ रहा है, रिलेशन सही है नहीं है। तो रिलेशन एक बार अपन देख लेते हैं। सारे रिलेशन में हमको इसने बोला ये साइन बोला है, और आपको बोला है इधर नो, इधर नो, इधर यस, इधर यस। तो बेटा ये रिलेशन बोल रहा है। तो बेटा यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे अपन को बोला ये 4 है, ये 1.6 है, तो यहाँ पे 4 × 10⁻⁻11, यहाँ 10⁻⁻11, तो ये KSP बड़ा है, तो प्रेसिपिटेशन होगा क्या? बेटा यहाँ पे बोल रहा है नो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? बेटा क्वेश्चन 24 में थोड़ा सा बेटा समझने में भी दिक्कत है, और थोड़ा सा बेटा यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी मिस्टेक है। आपको मैं इसको बेसिक समझा देता हूँ ये क्या बोल रहा है। बेटा इसने KIP की जो वैल्यूज दी है, इसने अपने मन से दे दी। आपको बेटा ऊपर जो वैल्यूज दे रखी है ना, 75 ml × 0.0004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaF और 75 ml × 0.0002 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CaNO3 का ट्वाइस, यहां से बेटा आपको KIP निकालना है। वो KIP बेटा अपने पास इसके इक्वल आएगा। अब ये KIP बेटा इस KSP से छोटा है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इसलिए ये अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन का अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे एक्चुअली में ये पहले तो ये पूछना चाह रहा है कि KIP की वैल्यू क्या है, और फिर KIP और KSP में गिवन रिलेशंस में से पूछा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है।
समझ में आ गई बात? तो ये पूछा है बेटा इसने, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन 25 क्या बोलता है? क्वेश्चन 25 बेटा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है एक बार देख लीजिएगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ के सी दिया है अपन को फॉर द रिएक्शन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जब बेटा HANaOH के साथ रिएक्शन करता है, ये वीक एसिड है आपका, ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, ये रिएक्शन करता है तो आपका बेटा सॉल्ट बना रहा है। और जब सॉल्ट बन रहा है तो कहीं का बन रहा है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। इसके लिए Kc अपन को गिवन है 10⁻⁹ 10 बेटा इसके लिए ये है, मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर लेता हूं। रिवर्स करूंगा तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस H2O चेंज इनटू वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का मतलब H, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब NaOH। तो यहाँ पे आज जो होगा, अब बेटा ये क्या है? ये सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस है, और सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के लिए जो कांस्टेंट होता है वो KH होता है, सही बात है। और वो KH रिएक्शन को इसमें उल्टा किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उल्टा हो जाएगा, तो 1/Kc के इक्वल होगा। बस यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी और इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है। इस रिएक्शन का ये है Kc, रिएक्शन को उलट दिया तो 1/Kc हो गया। इसे KH क्यों बोला? क्योंकि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बन गया। समझ में आ गई बात? तो यहां से बेटा मैंने KH क्या बोल दिया? 1/10⁻⁹ मतलब 10⁻⁻⁹ बोल दिया। समझ में आ गई क्या बात बेटा? बेटा अब अपन को यहाँ पे पता लग गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो मैं बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ KH = KW/Ka। ये वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो यहाँ से बेटा मेरे को Ka निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? KW/KH। KW कितना है? 10⁻⁻14। KH कितना है? 10⁻⁻9। तो ये आएगा 10⁻⁻5। तो आपके पास इधर Ka आ गया कितना? 10⁻⁻5। अब बेटा आगे देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द आयनाइजेशन कांस्टेंट K एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10⁻⁻5 फॉर Ha। सही बात है बेटा, एसिड के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा K वो 10⁻⁻5 आएगा, करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है pH ऑफ 0.001 m aqueous solution of Ha at 25 डिग्री सेल्सियस विल बी 3.5। बेटा एसिड वीक है और वीक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से बोल सकते हैं फॉर वीक एसिड। क्या आप बोल सकते हैं? एक बार देखिएगा, pH = ½ pKa - ½ log C। यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ½ pKa - ½ log C। बेटा Ka इतना है तो pKa कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बेटा गिवन है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो देख लीजिए। वो दे रहा है 0.01 m, हमको बोल रहा है Ha जो है वो 0.01 m है, मतलब 10⁻⁻2 m है। ये दे दिया बेटा। तो बेटा देखिएगा, ½ pKa कितना आ जाएगा? 5 -½ log C, log 10⁻⁻2 m⁻n, तो इधर ये आ जाएगा। तो pH आ जाएगा आपके पास 2.5 माइनस माइनस प्लस 2/1, तो बेटा ये आ जाना चाहिए आपके पास 3.5। तो आपका pH आपको पता लग गया, यहाँ पे कितना आएगा? 3.5। तो बेटा आपका A भी करेक्ट है, आपका B भी करेक्ट है। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद बेटा जो NaA सॉल्ट बनेगा, क्योंकि जब अपन बेटा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बाद में जो सॉल्ट बनेगा NaA, उसकी pH की बात कर रहा है। बेटा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ये आपका स्टेटमेंट नंबर A था, ये आपका स्टेटमेंट नंबर B है। अब स्टेटमेंट नंबर C की बात कर रहा हूँ। बेटा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए pH का फॉर्मूला होता है pH = 7 + ½ pKa + ½ log C। तो बेटा यहां से देखें 7 + ½ pKa, तो बेटा pKa आ गया 5 + ½ log C। सॉल्ट के लिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन दिए 0.01 m, 0.01 m मतलब 10⁻⁻2 m दे दी, तो 10⁻⁻2 ये आगे चला जाएगा। तो यहाँ से pH आएगा 7 + 2.5, ये आगे आ गया 2/2, 1 हो जाएगा।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए log 10 1 होता है। बेटा यहाँ से -1 आएगा, तो यहाँ से PS देखें 7 और 2 9.5, 9.5 में से गया 8.5 आना चाहिए PH। और हमको पता है बेस स्ट्रॉन्ग है तो PS 7 से ज़्यादा आएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे को PH 9 दे रखी है जो 9 के इक्वल नहीं है। तो बेटा A स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, B स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, C स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो बेटा इधर से आंसर तो अपन को पता लग गया, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए AB। समझ में आ गई बात बेटा। फिर D ऑप्शन और देख लो, इफ KB ऑफ वीक बेस BOH is 10⁻⁻4 at 25 degree Celsius, equilibrium constant for neutralization of HA with BOH at 25 degree Celsius will be 10⁻⁻5। ये बोल रहा है फोर्थ में, आपको क्या बोल रहा है थोड़ा सा आराम से समझिएगा। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है वो समझो बेटा, HA प्लस, अभी तक अपन ने NaOH डाला था स्ट्रॉन्ग बेस, आज मैं वीक बेस डाल रहा हूं BOH। ये वीक एसिड हो गया, ये वीक बेस हो गया, ये न्यूट्रल होगा तो बेटा आपके पास सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट काहे का बनेगा, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड वीक बेस प्लस H2। डन बेटा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम मान लिया। तो ये बोल रहा है वीक बेस, इफ KB इज द वीक बेस कांस्टेंट, KB दे दिया मेरे को 10⁻⁻4, इसका KB दे दिया है 10⁻⁻4। K बेटा आपको पहले ही पता है 10⁻⁻5, K अपना फिक्स है, उससे चेंज नहीं किया। देन फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HA विद BOH, तो ये K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी, इसकी बात कर रहा है। तो बेटा इसकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको उल्टा कर लूँ, ये सॉल्ट है ही, तो वीक एसिड वीक बेस प्लस H2 चेंज होगा तो आपका वीक एसिड प्लस वीक बेस बनेगा। ये बेटा देखिएगा वीक एसिड वीक बेस का हाइड्रोलिसिस केस है, हाइड्रोलिसिस केस का जो कांस्टेंट होता है वो KH होता है। सही बात है बेटा। इसके लिए KH कितना आएगा, KH आएगा आपके पास KW अपॉन वीक वाले पार्ट का कांस्टेंट, दोनों वीक है तो Ka इंटू KB, ये 10⁻⁻14, Ka आपके पास 10⁻⁻5, KB आपके पास 10⁻⁻4, तो बेटा यह है 10⁻⁻5। क्यों, क्योंकि बेटा 10⁻⁻9 से 10⁻⁻14 गया तो 10⁻⁻5। बेटा ये जो KH है और इस K इक्विलिब्रियम में रिलेशन देखूं तो बेटा ये रिएक्शन ऐसे है, इसको रिवर्स किया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ K इक्विलिब्रियम जो आएगा वो 1/KH आएगा, तो यहाँ से करूँ तो 10⁻5 आएगा। सही बात है क्या बेटा। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻5 आ रहा है जो पूछा है, और आपको दिया है 10⁻⁻5, तो ये भी आपका रॉन्ग है। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चारों केस इसके सॉल्व करवा दिए, स्टेटमेंट A, स्टेटमेंट B, स्टेटमेंट C, स्टेटमेंट D, किस तरीके से सॉल्व होगा वो आपको बताया। तो ये चीजें बेटा आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपका स्टेज 3 खत्म होता है। ओके, स्टेज 3 के बेटा सारे क्वेश्चंस अपन ने इसमें कर लिए हैं, तो आज के लिए इतना काफी है। स्टेज 3 थोड़ी टिपिकल है, मानते हैं। क्वेश्चन 24 में थोड़ा परेशानी हो, थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, वो एक बार आप देख लें, मैंने बता दिया आपको। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे, स्टेज 4 सेक्शन A। तो इनके क्वेश्चंस बेटा एक बार आप सॉल्व करके रखें, जिससे आपको थोड़ा सा जब सॉल्व करवाएं तो चीजें समझ में आए किस तरीके से हो रही हैं। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत बेटा अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।